हेलो नमस्कार, मैं आपकी एजुकेटर सीमा गोस्वामी। बच्चों, आज आपको पढ़ाया जा रहा है पंचायती राज और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। और सीटेट में तो स्पेशली इस वाले पार्ट से कई क्वेश्चंस आते हैं घुमा फिरा के पंचायती राज से। तो स्टार्ट करते हैं पंचायती राज। देखो बच्चों, पंचायती राज का उद्देश्य लोगों के संगठनों को वास्तविक शक्तियाँ सौंप कर लोकतंत्र को ग्रामीण स्तर पर ले जाना है। इसका शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान से हुआ। बाद में इसे आंध्र प्रदेश में लागू किया गया। अब ये आपको ऐसे समझना होगा ये क्या है, क्या संगठन है। तो जो पंचायती राज का उद्देश्य है वो है ग्रामीण स्तर पर जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनको शक्तियां सौंपना, उनको अपने कार्यों में अपनी राजनीति में शामिल करना। यानी जो गांव में लोग रह रहे हैं उनको वो शक्तियां दी जाती हैं, जैसे ग्राम प्रधान होता है और फिर वो गांव की जितनी भी समस्याएं होती हैं उनकी देखभाल करता है, उनके बारे में राज्यों को बताता है। तो जब ये इसका जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1959 को और सबसे पहले नागौर राजस्थान में हुआ था। बाद में ये आंध्र प्रदेश में लागू कर दिया गया। इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं बच्चों। भारत में पंचायती राज का जो अर्थ है, जो शब्द है, उसका मतलब है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से है। यह भारत के सभी राज्यों में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के निर्माण हेतु राज्य विधानसभाओं द्वारा स्थापित किया गया है। ये राज्यों के द्वारा किया गया है, जो राज्यों की विधानसभाएं हैं उसके द्वारा किया गया है, स्थापित किया गया है, ताकि गाँव के स्तर पर गाँव के विकास हो सके। जब गांव का विकास होगा तो फिर शहरों का भी विकास होगा। इसे ग्रामीण विकास का दायित्व सौंपा गया है। ये जो था ये 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे संविधान में शामिल किया गया था। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, ये कब शामिल किया गया, कौन से संशोधन में शामिल किया गया था। तो 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे संविधान में शामिल किया गया था, यानी कानूनी रूप दे दिया गया था। इसके अलावा बच्चों, अनुच्छेद 40 के अनुसार संवैधानिक व्यवस्थाओं को आकार प्रदान करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति ने ग्रामीण स्तर पर सबल लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए शक्तियों के लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की थी। तो किसने की थी? बलवंत राय मेहता ने अनुच्छेद 40 के अनुसार संवैधानिक व्यवस्थाओं को, इसको एक ऐसा आकार दिया कि कानूनी संवैधानिक पद रहेगा, इसमें कानून का पूरा योगदान होगा, ये कानूनी होगा, गैर कानूनी नहीं होगा जैसे कि प्राइवेट कुछ संस्थाएं बन जाती हैं। ऐसा नहीं है, ये संवैधानिक संस्था है और अनुच्छेद 40 के अनुसार इसको संवैधानिक व्यवस्थाओं को आकार दिया गया है। इसे बलवंत राय मेहता ने रिकमेंड किया था। बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय जो बनाया था उसके तहत ही अनुच्छेद 40 के अनुसार संवैधानिक व्यवस्थाओं को आकार प्रदान किया गया। इसको विकेंद्रीकृत किया गया, नहीं बांटा गया, अलग अलग 3 हिस्सों में बांटा गया, त्रिस्तरीय यानी 3 स्तर पर। तो देखो बच्चों, बलवंत राय मेहता समिति का उद्देश्य क्या था और उन्होंने किस तरीके से इसको रिकमेंड किया, थोड़ा ये भी सुन लेते हैं। तो बलवंत राय मेहता समिति जनवरी 1957 को भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 द्वारा किए गए कार्यों की जांच और उसके बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए उपाय सुझाने के लिए एक समिति का गठन किया था, जो कि 1957 के भारत सरकार ने सामुदायिक स्तर पर, सामुदायिक जो ग्रामीण स्तर है उस स्तर पर बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए कुछ सुझाने के लिए समिति का गठन किया। यानी हमें बताओ कि गांव में किस तरीके से विकास हो सकता है। तो ये बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? बलवंत राय मेहता थे। समिति ने नवंबर 1957 को अपनी रिपोर्ट सौंपी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना की सिफारिश की। उन्होंने कहा कि इसको विकेंद्रीकृत यानी बांट देते हैं राज्य स्तर पर और ग्रामीण स्तर पर। तो जब ग्रामीण स्तर पर बढ़ जाएगा तो जो गांव के विकास के कार्य हैं वो वहाँ के लोग ही करेंगे। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी ये सिफारिश की। पंचायती राज के रूप में इसे जाना गया। समिति द्वारा की गई विशिष्ट सिफारिश से बहुत सारी हैं, निम्नलिखित हैं, जैसे कि 3 स्तरीय पंचायती राज पद्धति की स्थापना, यानी गांव स्तर पर, ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर, पंचायत समिति, ये तीनों स्तर पर इसको डिवाइड किया गया। इसके अलावा बच्चों, जिला स्तर पर जिला परिषद, ये तीनों स्तर आपस में अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा जुड़े
होने चाहिए। जो चुनाव है जो ग्रामीण स्तर पर है वो प्रत्यक्ष रूप से है, और जो दोनों हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से हैं। ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा होनी चाहिए। जो वहाँ लोग रहते हैं वहाँ पे वही उन ग्राम पंचायतों में जब चुनाव होते हैं तो वहाँ के प्रधान को वहीं के नागरिक चुनते हैं। इसके अलावा बच्चों, सभी योजना और विकास के कार्य इन निकायों को सौंपे जाने चाहिए। तो जो ये त्रिस्तरीय एक संगठन बनाया, उसको ये नहीं था कि राज्य जा कर के गाँव में काम करेगा, ये तीनों का ही आपस का कोऑर्डिनेशन होकर ये तीनों वहाँ के विकास के लिए कार्य करेंगे। किसके विकास के लिए? ग्रामीण के विकास के लिए। गाँव में जो जितने भी हैं, चाहे वो धर्मशालाएँ हैं, खेती से संबंधित है, सड़कें बनाना है, या पानी के कुएँ बनाना है, इस तरीके की जितनी भी समस्याएं, स्कूलों की स्थापना करवाना गांव में, इन सब का काम ग्रामीण स्तर पर ग्रामीण प्रधान के उसमें होगा। पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय तथा जिला परिषद को सलाहकारी, समन्वयकारी और पर्यवेक्षण निकाय होना चाहिए। इसके अलावा बच्चों, भविष्य में अधिकारों के और अधिक प्रत्यायन के लिए एक पद्धति विकसित की जानी चाहिए। तो ये बलवंत राय मेहता ने रिकमेंड किया, ये इस जो समिति बनाई थी उसने ये बताया कि इस तरीके से तीनों स्तर पर सब अपना अपना कार्य करेंगे। अब इसको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताती हूँ कि ग्राम स्तर क्या है, ग्राम पंचायत क्या है, ग्राम पंचायत समिति क्या है। जो बच्चों, पंचायती राज का लक्ष्य लोगों को विकास और योजनाओं से जोड़ना है ताकि अफसरशाही को कम किया जा सके, उस पर निर्भरता कम की जा सके। एक गांव का किसान, एक भोला वाला किसान अगर शहरों में जाकर बड़े बड़े ऑफिसर से अपना काम कराने के लिए बोलता है तो वो चक्कर ही काटता रहता है। तो उस अफसरशाही को कम करने के लिए पंचायती राज की स्थापना की गई। समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को लागू करने की सिफारिश की थी, जो निम्न प्रकार से है। पहला था ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, जिसके सदस्य ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले गांवों की पंचायतों द्वारा निर्वाचित किए गए हों। इसके अलावा बच्चों देखिए, थर्ड है आपका जिला स्तर पर जिला परिषदें। जो जिला परिषद है ये त्रिस्तरीय बोला है, तो जिला स्तर पर पहले पे है ग्राम स्तर पर, दूसरा है पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर, और तीसरा है आपका जिला स्तर पर जिला परिषदें। अशोक मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली तथा LM सिंघवी समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी। अब आपका देखो बच्चों, पहला है ग्राम सभा, यानी ग्राम सभा क्या है और इसको किस तरीके से कार्य करना है। तो यद्यपि ये त्रिस्तरीय प्रणाली, पंचायती राज प्रणाली का कोई स्तर टियर नहीं है, फिर भी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को पूर्ण बनाने में इसकी निर्णायक भूमिका होती है। यह एक सामान्य निकाय है। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि ग्राम सभा कौन सा निकाय है, तो यह एक सामान्य निकाय है। इसके सभी मतदाता ग्राम पंचायत के न्याय क्षेत्र के भीतर ही निवास करते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे एक राज्य में चुनाव होते हैं और तो चारों कहीं का भी वो व्यक्ति हो, उसको वहाँ पे उसकी आधार कार्ड है या उसके पास वोटर कार्ड है तो वो उसमें भाग लेगा। इसमें जिस गांव का प्रधान खड़ा हो रहा है उसी गांव के लोग उसमें वोटिंग करते हैं और हर गांव में ये प्रधानों के चुनाव होते हैं। तो ये एक सामान्य निकाय है और ये टियर नहीं है। जो पंचायती राज प्रणाली का कोई स्तर टियर नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही इसको कभी ख़त्म ना किया जा सके, लेकिन ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को पूर्ण करने में इसकी निर्णायक भूमिका रहती है। न्याय क्षेत्र के भीतर ही निवास करते हैं, जो कि जहाँ पर चुनाव हो रहे हैं जिस गांव के लोग हैं वो वहीं पर निवास करते हैं, किसी अन्य जगह पर निवास नहीं करते। इसके अलावा बच्चों, सेकंड है आपका ग्राम पंचायत। सेकंड आपका ग्राम पंचायत, और इसका क्या 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 है। ग्राम सभा जो कि एक अलग से त्रिस्तरीय पंचायती राज में सामान्य निकाय है। ग्राम पंचायत पंचायती राज का पहला स्तर है। ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा गुप्त मतदान करके ही सभी सदस्यों का जो प्रधानी में खड़े होते हैं सदस्यों का चुनाव होता है। ये एक क्या है, ग्राम सभा पंचायती राज का पहला स्तर है। इसको पहला स्तर कहा जाएगा। और इसमें जो वहाँ के लोग हैं जो वहीं पर निवास कर रहे हैं वो उसमें वोटिंग करते हैं और वहाँ जो प्रधान जीतता है या जिसको ज़्यादा वोट मिलती हैं उसका चुनाव होता है। इसके अलावा बच्चों, आपका सेकंड है आपका पंचायत समिति। ये क्या है और क्या इसके कार्य हैं और किस तरीके से इसका चुनाव होता है, इसके सदस्य कैसे चुने जाते हैं। पंचायती राज में पंचायत समिति को मध्य स्तर कहा गया है। इसे जनपद पंचायत के नाम से भी जाना जाता है, तालुका पंचायत के नाम से भी और आंचल पंचायत के नाम से भी जाना जाता है। इसमें शामिल कौन कौन होते हैं।
जो पंचायतों के सरपंच होते हैं, जो पदेन होते हैं, जो चुने हुए होते हैं, जो ग्राम पंचायत के सरपंच कह लो या उनको प्रधान कह लो, स्थानीय सांसद होते हैं, विधायक और विधान परिषद के सदस्य होते हैं पंचायत समिति में, और इसके अलावा बच्चों मताधिकार सहित या मताधिकार रहित सदस्य भी होते हैं। नारी प्रतिनिधि, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां जो सहयोजित हैं और जिनकी सदस्य आरक्षित है, ये सब इस पंचायत समिति में इनको चुनने में इनकी भूमिका होती है। इसके अलावा बच्चों नगर पालिकाओं और सहकारी समितियों आदि का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति इसमें शामिल होते हैं। किसमें? पंचायत समिति में। इस निकाय का अध्यक्ष और एक गैर सरकारी व्यक्ति होता है जिसका चुनाव समिति के सदस्यों द्वारा होता है। तो जो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि जो पंचायत समिति है उसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, तो आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो ये एक गैर सरकारी व्यक्ति होता है और समिति इसका चुनाव करती है। तो इस तरीके से ये सभी लोग मिलकर के पंचायत समिति का गठन होता है और एक गैर सरकारी व्यक्ति इसमें अध्यक्ष होता है। इसके अलावा बच्चों जिला परिषद आता है आपका 3rd नंबर पे, जो कि त्रिस्तरीय की हम बात कर रहे हैं। तो जिला स्तर पर जिला परिषद पर कौन कौन होते हैं और इनका कार्य क्या होता है? जिला परिषद को सबसे ऊपर का स्तर कहा गया है पंचायती राज प्रणाली में, क्योंकि फर्स्ट पे आता है जो निचले स्तर पर होता है वो है आपका ग्राम पंचायत, सेकंड पे आता है पंचायत समिति और फिर 3rd पे आता है जिला परिषद। पंचायती राज प्रणाली का सबसे ऊपर का स्तर जिला परिषद द्वारा निर्मित होता है। तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि सबसे ऊपरी परिषद कौन सा है, तो वो जिला परिषद है। ये निचले स्तर पर ग्रामीण स्थानीय सरकारी निकायों के बीच की एक कड़ी का काम करती है, जैसे पंचायत समिति और राज्य विधानमंडल व संसद। तो इस तरीके से ये कड़ी का काम करती है। एक जिला परिषद में सामान्य जिले की पंचायत समितियों के अध्यक्ष शामिल होते हैं। जब एक जिला परिषद का गठन होता है तो जो जिले के पंचायत समितियों के अध्यक्ष शामिल होंगे, जिले से संबंधित सांसद और विधायक इसमें शामिल होंगे जब इसका गठन किया जाएगा। इसके अलावा बच्चों सहकारी समितियों के प्रतिनिधि होते हैं। अनुसूचित जातियों जनजातियों के जितने भी कुछ सहयोजित सदस्यों के प्रतिनिधियों की एक विशेष संख्या इनको चुनने में शामिल होती है। सामान्य परिषद के सदस्यों द्वारा ही इसके अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। जो सामान्य परिषद है उसके सदस्य ही इसके अध्यक्ष का चुनाव कर सकते हैं, मतलब वो बताएंगे कि इसका ये अध्यक्ष होगा। जिला विकास अधिकारी ही जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी या सचिव होता है। तो पूछा जा सकता है कि जिला विकास अधिकारी जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है, तो ये होता है आपका परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी या सचिव होगा। जिला विकास अधिकारी ही जिला परिषद का मुख्य अधिकारी होगा या सचिव होगा। और विभिन्न प्रशासनिक और विकास विभाग के जिला अधिकारी इसके मतदान में हिस्सा न लेने वाले सदस्य होते हैं। और भी बहुत सारे सदस्य होते हैं जैसे कि प्रशासनिक या विकास विभाग के जिला अधिकारी इसके मतदान में हिस्सा नहीं लेंगे। इसके अलावा बच्चों जो कई राज्यों में ऐसा भी होता है कि जिला अधिकारी यानी कलेक्टर भी एक मतदान न करने वाले सदस्य के रूप में परिषद से संबंधित होता है, यानी वो भी वोटिंग नहीं कर सकता। जिला परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष है। पूछा जाता है कि जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, तो 5 वर्ष होता है। देश के कुछ राज्यों में ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित हैं, यानी कि ये सीटें आरक्षित की गई हैं कि महिलाएं 50% सीटों पर ग्राम पंचायतों में चुनाव लड़ सकती हैं। अब बच्चों हमें एक चीज़ और समझनी होगी कि जो ग्राम सभा है इनके कार्य क्या हैं, या ये ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, ये जिला परिषद है, करते क्या हैं, इनको जिम्मेदारियां क्या सौंपी गई हैं, इनका भी हमने चुनाव और किस लिए ये इनका तो वो हुआ था, रिकमेंड किया गया था इस चीज़ को, वो क्यों किया गया था, उस सब के बारे में तो मैंने समझाया। अब मैं इनके कार्य बताऊंगी आपको। 11वीं अनुसूची, इसमें पंचायतों की जो 11वीं अनुसूची है, पंचायतों के कानून क्षेत्र के साथ 29 वस्तु शामिल है, यानी 29 वस्तुओं को शामिल किया गया है। जैसे कि कृषि, जिसमें कृषि विस्तार है, भूमि विकास है, लघु सिंचाई है, जल प्रबंधन है, नदियों के मध्य भूमि विकास है, पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, मत्स्य पालन, मत्स्य उद्योग, वन जीवन तथा कृषि खेती, वनों में लघु वन वनस्पति। इस तरीके से ग्राम खादी, ग्राम एवं कुटीर उद्योग, ग्राम का यानी गांव का विकास, पीने का पानी, ईंधन, पशु चारा, सड़कें, पुल, तट वगैरह, जलमार्ग वगैरह का
को सही करना या प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा संबंधी विद्यालयों का निर्माण करना, वयस्क एवं गैर वयस्क औपचारिक शिक्षा के बारे में जानकारी देना या उसके लिए व्यवस्था करना, पुस्तकालय यानी कि जो लाइब्रेरीज़ हैं उनका निर्माण करना, छोटी बड़ी लाइब्रेरीज़ का। इसके अलावा बच्चों